Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 6 of class 6, that is measurement and motion. In the first part of the video I have discussed about different type of measurements and the correct way of direct measurement of any object. In this video we are going to discuss about rest and motion and different types of motion. So let us start. What is rest and what is motion? आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों को देखा होगा, जैसे चेयर, टेबल, बेड, अलमीरा। ये सारी चीज़ें आपके घर में जिस स्थान पे एक दिन पहले थीं उसी स्थान पे आज भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो अपना स्थान नहीं बदलती हैं, उसी स्थान पे रहती हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि दोज थिंग्स आर एट रेस्ट। और कुछ चीज़ें जैसे बर्ड्स, एनिमल, साइकिल, मोटरसाइकिल, बसेस, ये जिस स्थान पे कल थे आज उसी स्थान पे आपको नज़र नहीं आते हैं, वो दूसरे स्थान पे आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें मोशन में हैं। Now what is rest and what is motion? An object is at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है, रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है अगर वह अपना पोजीशन अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। And an object is in motion if it keeps on changing its position with respect to its immediate surrounding. और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाता है यदि वह अपना पोजीशन बदलता रहता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में समझ सकते हैं। The change in position of an object can be determined through distance and time measurement. कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम मेज़र करते हैं तो उससे हमें उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में पता चलता है और हमें यह भी पता चलता है कि वह ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। जैसा कि यहाँ एक सिंपल से एग्जांपल में दिया गया है कि एक कार चल रही है। आप देखिए कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ऊपर में डिस्टेंस कवर्ड भी दिया हुआ है, अलग अलग डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं जैसे ओ, पी, क्यू, आर एंड एस। तो इसमें हम नोटिस क्या करते हैं कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में जब ओ से पी तक कार आता है तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है 5 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 मीटर्स। तो ये कार 5 सेकेंड्स में 5 मीटर्स कवर करती है और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, यानी कि उसमें टाइम को भी हम माइनस करते हैं, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 एंड डिस्टेंस को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो P एंड Q के बीच का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस बीच कार कवर करती है 10 मीटर्स और टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से नेक्स्ट 5 सेकेंड में कार 10 मीटर्स ट्रैवल करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कार ने O से P तक ट्रैवल किया तो इसकी स्पीड स्लो थी और P से Q तक जब ट्रैवल किया तो इसकी स्पीड फास्ट हो गई। इस तरह से हम किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, जान सकते हैं। Do you know? It is important to realize that the same object may be regarded as being at rest by one observer and as being in motion by another observer. अक्सर आप देखते होंगे कि जब दो दोस्त ट्रेन में बैठे हुए हों तो वे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रुके हुए होते हैं। जब ट्रेन चलने लगती है तब भी, क्योंकि दोनों आसपास बैठे हैं और दोनों का जो पोजीशन है उनके इमीडिएट सराउंडिंग से चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा लड़का या व्यक्ति है जो स्टेशन पे खड़ा होकर मूविंग ट्रेन को देख रहा है तो उसे वे दोनों ही लड़के मोशन में नज़र आएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं ये उसके सराउंडिंग के साथ साथ ऑब्जर्वर के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। Now here is an activity 6. Look at the list of objects given below. Select from them 5 objects that are often regarded as being at rest
and other objects that are often regarded as being in motion. यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं जैसे माउंटेन, स्ट्रीट लाइट्स, बटरफ्लाई, मेट्रो रेल एक्सेट्रा। इन चीज़ों को आपको क्लासिफाई करना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन में। Do you know? The stars that may appear to be at rest to us are moving fast, very fast indeed. ऐसे स्टार्स जो हमें रेस्ट पोजीशन में रुके हुए से नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में ये बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं, लेकिन इनका पोजीशन चेंज हुआ ऐसा हमको नज़र नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर हैं हमसे और ये जो डिस्टेंस कवर कर पाते हैं ये हमारे पोजीशन से देखने पर नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न विच मेड एंशिएंट फिलोसफर थिंक ऑफ द अर्थ बीइंग एट रेस्ट। और इन्हीं सब कारणों से पुराने फिलोसफर्स सोचते थे कि अर्थ रेस्ट पोजीशन में है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। क्या सारे मोशन एक ही तरह के होते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ साइकिलिस्ट एक सीधी रोड पे अपनी साइकिल चलाते हैं या कार चलाने वाले कार चलाते हैं। फ़ैन को जब आप देखते हैं तो उसका मूवमेंट अलग तरह का होता है और एक बच्चे को स्विंग यानी झूले पर झूलते हुए देखते हैं तो उसका मूवमेंट भी अलग तरह का होता है। तो इस तरह के मूवमेंट क्या सारे एक जैसे हैं? ये सारे एक जैसे नहीं हैं। इसी को जानने के लिए मोशंस को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? We all feel happy and thrilled when we watch school children in their colorful dresses marching on Rajpath on Republic Day. Their motion in a way similar to that of motorists going straight on a straight road and that of the striker in the game of carom. आपने देखा होगा कि राजपथ पे परेड करने वाले बच्चे या फिर जो आर्मी होती है ये सभी सीधी सड़क पे मार्च करते हैं। अगर आप एक मोटरसाइकिलिस्ट को सीधे सड़क पे मार्च चलाते हुए देखें तो वह भी एक सीधे रास्ते पर अपना ड्राइव कर रहा होता है। और कैरम खेलते समय स्ट्राइकर का जो मूवमेंट होता है, जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो इस तरह के मोशन को जो एक स्ट्रेट लाइन में सीधे रास्ते पे होता है उसको हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं। In all these cases, the object concerned are moving along a straight path. We call such a motion as rectilinear or a linear motion. इसके यहाँ पे examples दिए गए हैं, movement of a cyclist on a straight path and movement of a car on a straight path. Second example, second type of motion यहाँ पे दिया हुआ है curvilinear motion का। इसमें आप देखिए फिगर में एक बच्चा एक पत्थर को पॉन्ड में फेंकता है। जब पत्थर को यह पॉन्ड में फेंकता है तो जो पत्थर है वो एक कर्व का पाथ कवर करते हुए पॉन्ड में जाके गिरता है। वह सीधा पाथ कवर नहीं करता है। आपने देखा होगा कि वो एक कर्व जैसा पाथ कवर करता है पॉन्ड में गिरने से पहले। तो इस तरह के मोशन को जो कि कर्व पाथ में होते हैं उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। When an object moves from one position to another along a curved line, the object is said to have a curvilinear motion. इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर पहाड़ पे चढ़ते समय जिगजैग रोड पे बस मूव करती है या फिर लिखते समय पेन का टिप का बॉल का मूवमेंट हो या फिर बच्चे के पत्थर के पॉन्ड में फेंकने का उसका जो पाथ है, स्टोन का पाथ है, दोज ऑल पाथ आर कॉल्ड कर्व पाथ एंड दैट मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। द नेक्स्ट वन हियर इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। Objects concerned are changing their position with time but are still effectively at the same place. इस बात को आप ध्यान में देंगे कि कई बार जैसे फ़ैन मूव करता है, फ़ैन मूव करता है तो मूविंग फ़ैन अपने पोजीशन को नहीं छोड़ता है, वो अपने ही सेंटर पॉइंट पे रहकर
राउंड एंड राउंड मूव करता है। इसी तरह से मैरी गो राउंड है जिस पे बच्चे झूला झूलते हैं, या पॉटर्स व्हील है, ये एक ही स्थान पे स्पिन करता है, गोल गोल घूमता रहता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। What is rotatory motion? An object is said to have a rotational motion if it keeps on moving round and round or keeps on spinning, but some definite line or axis without changing its place. तो इस बात का आप ध्यान देंगे, जो अपने ही स्थान पे स्पिन करता है, अपना स्थान बिना छोड़े, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। What about the motion of moon around the earth? आपने देखा होगा कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अर्थ को सेंटर में मान लें तो उसके चारों तरफ ये रिवॉल्व होता है, इसके चारों तरफ मूव करता है। इस तरह के मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, चारों तरफ उसके घूमता है। इसका एक और एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर किसी स्ट्रिंग से, किसी रस्सी धागे से आप किसी बॉल को या पत्थर को बांध दें और उसे गोल गोल घुमाएं सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस। We know that moon moves around the earth. It takes about 30 days to make one complete rotation. मून अर्थ के चारों तरफ जब घूमता है तो 30 डेज में वह अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और इसी तरह से हर महीने होता है। सन के आसपास हमारा अर्थ भी मूव करता है और उसे एक साल लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। The type of motion which repeats itself after a regular interval of time is called a periodic motion. Some example of periodic motions are the motion of earth as it revolves around the sun once every year, or the motion of hands of a clock. जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो हर घंटे अपने आप को रिपीट करती हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि उनका मोशन भी पीरियोडिक होता है, सही अंतराल पे अपने पोजीशन को रिपीट करती हैं, अपने मोशन को रिपीट करते हैं। व्हाट अबाउट नॉन पीरियोडिक मोशन? नॉन पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, जब चुप हो जाते हैं तो वे रुक जाते हैं, जब तेज़ बोलते हैं तो वे और तेज़ मूव करते हैं। तो इस तरह से हमारे लिप्स का मूवमेंट पीरियोडिक नहीं है, निश्चित समय पर नहीं होता है, इसलिए हम उसे नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑकर्स अगेन व्हेन वी स्पीक अगेन। Thus the movement of lips may be regarded, may get repeated, but there is no regularity of time here. We call such a motion as a non-periodic motion. तो लिप्स के मूवमेंट को हम नॉन पीरियोडिक मोशन के कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि अ बॉल रोल्ड ऑन अ फ्लोर कीप्स ऑन मूविंग फॉर अ वाइल बट डज नॉट रिपीट्स इट्स मोशन। अगर किसी बॉल को हम मिट्टी पे या फिर घर के फर्श पे उसको रोल करके छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर वो रोल करता है, उसके बाद उसका स्पीड कम होके रुक जाता है, लेकिन वो अपने मोशन को रिपीट नहीं करता है। इसी तरह से किसी चीज़ को, किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन वह अपने मोशन को रिपीट नहीं करता है। तो इस तरह के मोशन को हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। व्हाट इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन? A motion is said to be non-periodic if it either does not repeat itself or does the repetition in a random irregular manner. कोई भी मोशन नॉन पीरियोडिक होता है अगर वह अपने आप को रिपीट नहीं करता है, या फिर अगर वो रिपीट करता भी है तो रैंडम इरेगुलर मैनर में रिपीट करता है, यानी कि सेम तरह से रिपीट नहीं करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि अगर एक हॉकी प्लेयर बॉल को हिट करते हैं तो बॉल का जो मूवमेंट है ये रैंडम इरेगुलर होता है, ग्राउंड में बॉल इधर उधर
घूमता रहता है। फुटबॉल प्लेयर्स के फुटबॉल को मारने के बाद भी फुटबॉल का मूवमेंट भी रैंडम होता है। तो इस तरह का मोशन नॉन पीरियोडिक मोशन है। नाउ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक. It moves back and forth between 2 points along the same path. A similar motion occurs in a suspended object for which one end of the suspending thread wire rod is fixed. Such a to and fro motion of an object along the same path is called oscillatory motion. आपने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, उसका एक एंड फिक्स होता है और नीचे का बॉल सेम पाथ को कवर करते हुए आगे और पीछे की ओर मूव करता रहता है। इसी तरह से अगर किसी रस्सी से बांध कर किसी ऑब्जेक्ट को हम हिला दें तो वह सेम पाथ को कवर करते हुए आगे पीछे की ओर मूव करते रहते हैं। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। Here the object moves as whole. There is no change in the shape or size of the object. यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूवमेंट के समय उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, अ चाइल्ड मूविंग ऑन अ स्विंग एंड ringing temple bell are example of oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की ओर जो मूवमेंट होता है सेम पाथ पे, उसे के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, आप एरो का ध्यान दीजिए, एरो के अनुसार इनका मूवमेंट होता है। इसी तरह से एक बच्चा स्विंग पे जब झूलता है तो सेम पाथ को कवर करते हुए वो आगे और पीछे की ओर झूलता है। और एक घंटा, मंदिर का घंटा जब बजता है तो उसके अंदर का बॉल भी ऑसिलेट होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके मोशन को आपको टाइप ऑफ मोशन में क्लासिफाई कर देना है, उसका आपको नाम लिख देना है। जैसा पहला है अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा जो झूले पे झूल रहा है उसका ऑसिलेटरी मोशन है। सेकेंड, हियर इज मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, किसी भी विंड मिल की जब ब्लेड्स मूव करते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा होता है? उसका मूवमेंट रोटेशनल होता है, क्योंकि ब्लेड्स एक एंड से फिक्स होते हैं और उसका जो मूवमेंट है वो राउंड एंड राउंड होता है। इसी तरह से थर्ड आपका है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, किसी भी क्लॉक के हैंड्स का मूवमेंट पीरियोडिक होता है क्योंकि वे निश्चित समय पे अपने आप को रिपीट करते हैं। इस तरह से आप बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के भी मोशन को नाम दे सकते हैं, उनका टाइप लिख सकते हैं। नाउ अबाउट फोर्स। अ हैंड कार्ट इज फिल्ड with a load. It is standing on the road. Rohan and his friend push it hard. It starts moving. The more they push, the faster is the motion of the cart. आप देख रहे हैं फिगर में एक ठेला है जिस पे कुछ सामान रखा हुआ है और कुछ बच्चे उसे पुश कर रहे हैं। तो जब ये पुश करते हैं, धीरे से पुश करते हैं तो कार्ट का मोशन धीमा होता है और जब उसे वो और ज़ोर लगा के पुश करते हैं तो कार्ट का मोशन फास्ट हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए कि दरवाज़ा खोलते समय एक बच्ची खोलने की कोशिश कर रही है तो नहीं खुल पाता है, दूसरी बच्ची भी अपनी ताकत लगाकर जब उसे ज़ोर से पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट फिगर में बच्चे उसे पुश कर रहे हैं, ठेले को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, और सेकेंड फिगर में पुल कर रहे हैं यानी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। These two examples show that the motion can be produced in an object by giving a push to it or by pulling it. We can therefore say that we can produce motion in a body by push or a pull applied to it. A push or a pull is known as a force. Thus, a force may be thought of as a push or a pull. इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुश और पुल करके किसी भी बॉडी को मोशन में लाया जा सकता है और यह पुश एंड पुल को हम फोर्स कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल।
So this was all about your chapter. Do you know a force can produce many effects? We list below some of the commonly observed effects of a force. किसी भी चीज़ पे हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टॉप मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उसे फोर्स लगा कर रोकना चाहें तो उसका मोशन हम स्टॉप कर सकते हैं। किसी रुकी हुई चीज़ को पुश करके उसमें हम मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे फर्श पे अगर एक बॉल मूव कर रहा है तो उसको पुश करके हम उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ धीमा मूव कर रही है उसे हम ज़ोर से पुश करेंगे तो वो तेज़ी से मूव करने लगती है। इस तरह से पुश एंड पुल की मदद से डिफरेंट तरह के चेंजेस हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज़ को भी हम पुश एंड पुल करके चेंज कर सकते हैं। किसी स्पॉन्ज को अगर हम पुश करते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो सकता है। अगर किसी क्ले को या गूंदे हुए आटे को अगर हम पुश करते हैं, दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है। तो इस तरह से फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको आप जानें और समझें। आई होप you all understand this chapter, so enjoy learning.